फिर अगर हम आके बोलते हैं कि जी हमें हमारे हकूक चाहिए, तो वो बोलेंगे जी आप पहले साबित करें कि आप ख्वाजा सरा हैं। लेकिन मैं कैसे साबित करूं कि मैं ख्वाजा सरा हूं जबकि मेरे पास शनाख्ती कार्ड अब मर्द का है। सरकार ने 0.5% कोटा रखा हुआ है जॉब का। मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, मैं क्वालिफाई होती हूँ। आपके अदारे के अंदर 200 सीटें हैं, मेरी एक सीट तो बनती है ना, उसके वजह आप मुझे वो सीट दे दें। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंस द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी। और रूहानियत का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा ये स्टेट करता है ख्वाजा सराइयत का कि रूह हक है। रूह वो वाहिद चीज़ है जो कि खुदा की अपने हाथों की बनाई हुई आपके अंदर फूंकी गई है। हमसे ज़्यादा इस्लामोफोबिक कोई नहीं है। मुस्लिम्स आर द मोस्ट इस्लामोफोबिक। आदाब, मैं हूं मुनस्सर सिद्दीकी। मेरे साथ जो आज मेहमान हैं वो बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त शख्सियत के मालिक हैं, डॉक्टर मेहरब मुइज़ आवान। इंतहाई पढ़ी लिखी हैं, MBBS डॉक्टर हैं, फुलब्राइट स्कॉलर हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के लिए काम कर चुकी हैं, हबीब यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया है। ख्वाजा सराओं के हुकूक और उनकी खुशहाली के लिए एक तंजीम चलाती हैं जिया के नाम से, और उनकी कैप में लेटेस्ट फेदर ये है कि वो सियासत में आ गई हैं। अवामी नेशनल पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है। डॉक्टर मेहरब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा मेहरब, आप जब भी इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट में आती हैं तो मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि देयर इज़ ऑलवेज एन एलिफेंट इन द रूम, सो व्हाई डोंट वी एड्रेस दैट एलिफेंट फर्स्ट एंड मूव ऑन एंड देन वी कैन हैव अ मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन। अच्छा, वो ये कि आप एक पैदाइशी ख्वाजा सरा है एंड अ प्राउड वन एट दैट। पाकिस्तान में एक ग्रुप है जो अपने आप को कहता है मदर्स ऑफ पाकिस्तान, और उसमें कोई फैशन डिज़ाइनर वगैरह भी हैं। और इस ग्रुप की वजह शोहरत ये है कि उन्होंने आपके ख़िलाफ़ एक कैंपेन शुरू की और कहा कि आप ट्रांसजेंडर हैं और आप LGBTQ का एजेंडा प्रमोट कर रही हैं पाकिस्तान में, इस किस्म की बातें। अच्छा, मुझे इस मामले का बहुत गहराई में नहीं पता, लेकिन जितना मैंने देखा है और समझा है, मुझे लगता है कहीं न कहीं ये माइंड योर लैंग्वेज वाला मसला है, यानी ट्रांसलेशन का मसला है। क्योंकि ख्वाजा सरा उर्दू का लफ्ज़ है। बरे-सग़ीर पाक व हिंद में ख्वाजा सराओं की एक बहुत अच्छी और इंटीग्रेटेड तारीख़ रही है। लेकिन जब आप अंग्रेज़ी में देखें तो ख्वाजा सरा के लिए कोई सियाक व सबाक के साथ कोई लफ्ज़ नहीं है। जो 1-2 हैं वो बहुत बुरे हैं, राइट? तो एक जब ये लफ्ज़ ट्रांसजेंडर आया तो इन्होंने उसी को उठा के पीटना शुरू कर दिया। तो आपको क्या लगता है कि वाक़ई ये तर्जुमे का मसला है या सिंपली ये कहते हैं ना इंसानी कमीनगी है? आई विश कि मैं कह सकती कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तर्जुमे का या लफाजी का मसला है। और ये मुद्दा तो बहुत अरसे से हम लोगों ने सामने रखा हुआ है कि जब आप एक नौआबादियाती निज़ाम के अंदर एक इंडिजिनस आबादी की तारीफ़ करने की कोशिश करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट ऑफ लैंग्वेज, इट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ एपिस्टेमोलॉजी। कि आपके दिमाग में जो जिन्स का खदो-ख़ाल है, जो जिन्स की अंडरस्टैंडिंग है, जिन्स आता कहाँ से है, जिन्स जाता कहाँ है, जिन्स की ज़रूरत क्या है, जिन्स की वजह से माशरे के अंदर अफ़राद के आपस में रवाबित कैसे होने चाहिए, ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ़ सियाक़ो-सबाक़ के ऊपर मबनी होती हैं, बल्कि एक इलाके की तारीख़, एक इलाके की सकाफ़त का भी इनके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्हिसार होता है। और किसी भी इलाके की सकाफ़त और तारीख़ हम उसको दौर जिद्दत के अंदर एक नौआबादियाती निज़ाम से, इस्तामारी सियासत से निकल के हम नहीं देख सकते। वी कैन नॉट फॉरगेट दैट पाकिस्तान वाज़ अ ब्रिटिश कॉलोनी फॉर 90 ईयर्स। बिल्कुल। और एक ऐसी ब्रिटिश कॉलोनी जिसके अंदर ब्रूटली सप्रेस किया गया ख्वाजा सरा कम्युनिटी को, सिंपली बिकॉज दे वर लॉयल टू द रॉयल्टी। उन्होंने गोरे का साथ नहीं दिया, उन्होंने साम्राज्य का साथ नहीं दिया, और उन्होंने रिबेलियन को सपोर्ट किया। तो उनके ऊपर बतदरीज तरीके से 4 कवानीन लगाए गए। अब उन कवानीन में जो ज़बान इस्तेमाल की गई, उन्होंने सबसे पहले लफ्ज़ इस्तेमाल किया यूनिक। क्योंकि उन्होंने जो तुर्किक, सफ़ावीद और पर्शियन से और मुग़ल सिविलाइजेशंस को स्टडी किया था, उसके अंदर उनको पता चला था कि हमारे पास इन सिविलाइजेशंस के अंदर हमारे पास ऐसे ख्वाजा सरा अफराद होते हैं जिनकी बहुत एक इंटीग्रेटेड ना सिर्फ एक रिस्पेक्ट होती है, बल्कि दे आर कंसिडर्ड वाइज एंड इंटेलिजेंट। उनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। जबकि लंदन के अंदर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हम इन्हें कहते हैं क्रॉस ड्रेसर, जो कि मर्द शौकिया जिनसी शौक के तौर पे औरतों का लिबास धारते हैं और उनके पैसे के एवज जिनसी रवाबित होते हैं बाकी मर्द हजरात के साथ, खुसूसी तौर पे सेलर्स के साथ, और वो आपको डॉक्स वगैरह के ऊपर मिलते हैं। तो इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आप एक लोकल मुस्लिम, हिंदू, सिख बरादरी के अंदर पाई जाने वाली ख्वाजा सरा आबादी को स्टडी करेंगे या उनके ऊपर लिखेंगे तो मसाइल तो पैदा होंगे। आई विश दैट वाज द केस। लेकिन टू क्लोज ऑफ माई वेरी लॉन्ग पॉइंट,
द अदर प्रॉब्लम इज ऑल्सो दैट कि दुनिया भर के अंदर $200 बिलियन की इस वक्त एक इंडस्ट्री है जिसका काम ही सिर्फ ये है कि ख़वातीन के हकूक़ के ऊपर और बाकी मार्जिनलाइज तबकात के हकूक़ के ख़िलाफ़ आपने एक नैरेटिव बिल्ड करना, नैरेटिव इस तरीके से बिल्ड करना है, बयानिया इस तरीके से बिल्ड करना है कि उस बयानिए को सीढ़ी बना के हम लोग फाशिज़म ला सकें, हम लोग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को कम कर सकें, हम लोग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस को कम कर सकें, और जो स्टेट कंट्रोल है ओवर पीपल्स लाइव्स, पीपल्स चॉइसेस, पीपल्स हेल्थ केयर, हम उस स्टेट कंट्रोल को एक्सपैंड कर सकें। तो ये एक पूरी ग्लोबल लॉबी है। देयर इज बीन अ लॉट ऑफ स्टडी बिहाइंड इट। इसकी ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ $200 बिलियन की इनकी फंडिंग है, और हर मुल्क के अंदर अपने अपने तरीके से ये वही नैरेटिव चला रहे होते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगी इसके अंदर। मदर्स ऑफ पाकिस्तान जो बयानियाँ जो नैरेटिव पेश करती हैं ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़, वो हूबहू वही बयानियाँ हैं, इनफैक्ट कॉपी पेस्टेड है, जो कि बरतानिया के अंदर और अमेरिका के अंदर ये जो $200 बिलियन फंडेड एंटी राइट्स लॉबी इसे कहा जाता है, एग्जैक्टली वही वाला बयानिया वो वहाँ पे दे रही हैं। वो ट्रम्प के में भी हमने यही देखा जब इंतखाबात के दौर। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। हम बारह अपनी वाली बात उनसे सुनी होगी कि ख्वाजा सरा जो है वो कौम लूत हैं। अब अगर आप एक बुनियादी सी अंडरस्टैंडिंग आपके पास इस्लाम की मौजूद हो तो आपको इस बात का पता है कि कौम लूत के वाक़ये से जो आगे शरीयत निकली है वो लवातत के अमल के ऊपर हद के साथ निकली है। कि लवातत एक जिनसी अमल है और उसके ऊपर एक मजहबी हद है। बिल्कुल, वो मजहबी हद अफराद पे है। वो मर्द भी हैं, वो औरतें भी हैं, वो ख्वाजा सरा भी हैं, वो लंगड़े भी हो सकते हैं, वो बहरे भी हो सकते हैं, वो गूंगे भी हो सकते हैं, वो किसी जिन्स के साथ मुंसलिक नहीं है। नंबर 2, कौम लूत का जो वाक़या हमें कुरान के अंदर और बाइबल शरीफ के अंदर हमें मिलता है, अगर आप उसको स्टडी करें तो हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है उसके अंदर तो क्रॉस ड्रेसर या यूनिक या ख्वाजा सरा मौजूद नहीं है। नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ से ये लोग निकाल के ले आए हैं कौम तो लूत का। ये वहाँ कंपैरिजन ही समझ नहीं। ये $200 बिलियन फंडेड लॉबी से तो आया क्लाइमेट चेंज से ज्यादा फंडिंग तो इस लॉबी को मिल रही है। बिकॉज ये सारे पैसे वहाँ से आ रहे हैं। कोक ब्रदर्स आर बिहाइंड इट, एक्सॉन इज बिहाइंड इट। अच्छा, सो दे वांट कि दुनिया में फैशिज्म हो ताकि उनका कंट्रोल बरकरार रख सके। तो वो इसका मतलब है कि वो ख़वातीन से, वो ख्वाजा सराओं से, जो जितनी भी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनसे डरते हैं। मेरे ख्याल से डरते वो ख़वातीन से और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ से नहीं है, मेरे ख्याल से डरते हैं वो एंटी एलिटिज़म से। अच्छा, मसला उन्हें इस बात से है कि वो अफराद जिनको अभी तक कभी खाने की मेज़ पे बैठने का मौका नहीं मिला, हमने हमेशा उन्हें ट्रैफिक की सिग्नल के ऊपर ₹100 का नोट दे के या कभी कभार ₹500 का नोट दे के खुद ही अपने कंधे पे थपकी दे के कि वाह मैंने कितना अच्छा काम किया, हम लोग बस सिग्नल से गुजर जाते थे। आज वो अफराद हमारे मद्दे मुकाबिल बैठ के हमारी ही ज़बान में गुफ्तगू भी कर सकते हैं और आला अफसरान से बात भी कर सकते हैं, उनसे हाथ भी मिला सकते हैं, अपना मुकदमा, ना सिर्फ अपना मुकदमा बल्कि बाकी बेशतर महकूम अक़वाम का मुकदमा भी एक बहुत मौसर तरीके से सामने रख सकते हैं। सो हाउ डेयर दे। और ये मसला तो अब तो या पाकिस्तान की हद तक तो मैं कह सकती हूँ ये तो बेशतर घरों में ये मसला है कि जो जिनसे वो काम करवाते हैं उनके साथ वो बैठ के खाते नहीं है। बिल्कुल, प्लेट अलग होती है। प्लेट अलग होती है, मतलब और एक इस्लामी माशरे में एक वो मुल्क जहाँ पे बेशतर लोगों का, या बेशतर तो मैं नहीं कहूँगी मगर एक बड़े हल्के का ये डिमांड है कि शरीयत आए, वहाँ पे ये इस किस्म के, इस्लाम में तो सबसे पहले बराबरी है, वो तो आए कि आप बराबर में बिठा के खिलाए, वो नहीं होता। सबसे पहले क्लास सिस्टम की एबोलिशन है, जो abolition। जिसकी लोग बात नहीं करते। मैं एक छोटे सा मिसाल आपको देती हूँ। एक दफ़ा आई रिमेंबर आई वाज एट वन ऑफ दीज कॉन्फ्रेंसेस और वहाँ पे पाकिस्तान की एक नामवर पॉलिटिकल शख्सियत है, एक खातून है, एंड शी केम एंड इट्स सो फैसिनेटिंग बिकॉज उनका एक बेबी टॉडलर है एंड द बेबी टॉडलर वाज बीइंग मैनेज्ड बाय अ गर्ल चाइल्ड हेल्थ एंड द कॉन्फ्रेंस वाज ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। बताइए। सो बेसिकली अब उन्हीं खातून के आगे उनका बयानिया बेशक बहुत मुस्बत हो, वो बहुत खुल के बात करती हूँ इंसानों के, बच्चों के हकूक़ के ऊपर, लेकिन अगर उसी मीटिंग के अंदर वो जो बच्ची जिसने उनका बच्चा उठाया हुआ था, अगर वो उनके सामने बैठी हुई होती, वो भी एक इक्वल स्टेक होल्डर और पार्टिसिपेंट होती उसी मीटिंग के अंदर इन दैट 5-star होटल, हाउ वुड शी हैव फेल्ट? सो मेरे ख्याल से ये वो वाली जिल्टिंग है कि हमें हमेशा अपना आप महसूस हुआ है, और एलीट अफराद को पाकिस्तान के अंदर हमेशा ये वाला अपना आप महसूस हुआ है कि जी यू नो वी आर हु वी आर, हम लोग वी आर द टॉप 1%, एंड ख्वाजा सरा पीपल हैव ऑलवेज बीन द बॉटम 1%, मिडिल में भी हम लोग कभी नहीं रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप किसी भी पाकिस्तान के अंदर पूछें तो आपको हर फर्द बोलेगा कि ये अभी के 5 साल हैं कि हमने पढ़े लिखे ख्वाजा सरा सामने आके अपने हकूक़ की बात करते हुए देखे हैं, जिनको अंग्रेज़ी भी बोलनी आती है, शुस्ता उर्दू में गुफ्तगू भी करनी आती है। हमारे दिमाग हमारे जहन में कभी ये तसव्वुर भी नहीं था। तो ये इमीडिएटली जो कॉन्फ्रंटेशन उनकी हुई है ना हमारे साथ, इससे वो जिल्ट हो गया कि ये हुआ क्या हमारे साथ, दिस इज अस लूजिंग आवर चार्म, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज।
अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि जो जब ब्रिटिश यहाँ पे थे तो उन्होंने ख्वाजा सराओं के ऊपर जो क्रैकडाउन किया वो इसलिए क्योंकि ख्वाजा सराओं ने उनका साथ देने से इनकार किया, यानी ख्वाजा सरा इनहेरेंटली वफ़ादार होते हैं। हम्म। तो इसकी क्या वजह है कि वो वफ़ादारी कहाँ से आती है? मेरे ख्याल से मल्टीपल रीजंस दी जा सकती हैं। अगर हम इसको तलाश करने की कोशिश करें तो एक बहुत बड़ी इसकी वजह ये है कि ख्वाजा सराओं की जो उस वक्त बरसगीर पाक व हिंद के अंदर मौजूदगी थी और उनकी जो सकाफत थी, इट वाज लिंक्ड विद द नोबिलिटी एंड द रॉयल्टी। ये दोनों साथ साथ चलते थे। एक हमारे पास तबका ख्वाजा सराजात का ऐसा भी था जो कि नोबिलिटी के साथ और रॉयल्टी के साथ लिंक नहीं था, वो श्राइन्स के साथ और टेम्पल्स के साथ लिंक था। और वहाँ से उनको पब्लिक पेट्रोनेज मिलती थी, आम आवाम उनके साथ थी, बिकॉज वो ओरल हिस्ट्री सुनाते थे। अब जितने आपके पास बड़े मज़ार हैं आज भी पाकिस्तान के अंदर, जैसे कि लाल शहबाज कलंदर हो गया हमारे पास, दाता गंज बख्श का हो गया, लेकिन इन सब की भी ना एक देयर इज़ अ वेरी यूनिक हिस्ट्री ऑफ ख्वाजा सराजात एसोसिएटेड विद देम। तो ख्वाजा सराओं की बहुत से सालों से जो पेट्रोनेज चल रही थी, जो म्यूचुअली को इन्फॉर्म्ड पेट्रोनेज थी, वो चल ही नोबिलिटी के साथ और रॉयल्टी के साथ रह रही थी। तो बरतानवी साम्राज्य उनके लिए निज़ाम लेकर आया जिसके अंदर आपने मर्दों को उठा के शहरों में भेज के उनको फैक्ट्रियों में काम करवाना था, या उनसे इंडियन रेलवे की लाइनें बिछवानी थी, या उनको रॉयल आर्मी के अंदर डाल के वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 में भिजवाना था, और उनकी बीवियों को आपने एक फैमिली का एक मॉडल दे के उनको उनके घरों के अंदर मकीन करके उनसे घर के काम करवाने थे। ये जो एक मॉडल है जो ब्रिटिश ने प्रेजेंट किया, बाय द वे, ये दिस वाजंट अ पाकिस्तानी मॉडल ना, हमारे यहाँ तो को लिविंग थी, शेयर्ड हमारे यहाँ लिविंग जॉइंट थी, फैमिली। जॉइंट फैमिलीज के अलावा अगर हमारे इलाके में आप नॉर्थ में तो हमारे यहाँ एक तंदूर होता था जिसमें पूरे गांव के एक मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर वहाँ भी खाना पकता था, खाना गर्म होता था और सारे लोग मिलजुल के खाते थे। चिल्ड्रन वर नेवर जस्ट रेज्ड बाय मॉम एंड डैड, दे वर ऑलवेज रेज्ड बाय अ विलेज। इट टेक्स अ विलेज, यू नो, हमारी जो कदरें थी सकाफती वो ज़रा सी मुख्तलिफ थी। तो जो दौरे जिद्दत की नई कदरें बरतानवी साम्राज्य ने इंट्रोड्यूस करवाई हमारे समाज में और हमारे माशरे में, बोला कि जी नाउ दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी, दिस इज़ व्हाट द न्यू इंडियन मॉडर्निटी लुक्स लाइक। उसमें ख्वाजा सराओं की कोई जगह ही नहीं थी। ना बरतानवी साम्राज्य ने वो जगह बनाने की कोशिश की, उल्टा उन्होंने तो बोला कि जगह बिल्कुल नहीं है, हम तो तुम्हें निकालेंगे, ना तुम्हें सेंसस में गिनेंगे, ना तुम्हें तुम्हारे हकूक देंगे, उल्टा तुम्हें कोतवाल के पास तुम्हारी सुबह शाम की हाजिरियां लगवाएंगे, और अगर तुमने खुद से पहन लिए औरतों वाले, या अगर तुमने घाघरा पहन लिया, जो कि तुम लोगों का ख्वाजा सराओं का लिबास होता ही घाघरा था उस जमाने में, तो हम तुम्हें कोड़े भी मारेंगे। तो ख्वाजा सरा अफराद फिर इस दौरे जिद्दत, दौरे हाजिर के अंदर जो जगह है उसमें उनकी जगह ही नहीं रही। गेटोआइज हो गए, वो गेटोआइज हो गए, बेगराइज हो गए, प्रोस्टिट्यूशनाइज हो गए, यानी कि यू नो दैट्स व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ देम eventually. So I think this is unfortunately what really happened. तो आपको क्या लगता है कि ये जो हमारी जो 1% एलीट है, ये उसी साम्राज्य एजेंडा को लेके चल रही है अभी तक? बेशक, इसमें कोई डाउट नहीं है, और आई थिंक द प्रॉब्लम इज़ नॉट ओनली देम। मैं हमेशा कहती हूँ टेक्स टू टू टैंगो। कम्युनिटी खुद भी, क्योंकि 90 इयर्स ऑफ ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, उसके बाद 75 इयर्स ऑफ पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस, और हमारी लॉ, हमारी राइट्स जो पहली दफ़ा प्रोटेक्ट हुई वो 2018 में हुई, मई के अंदर जब एक लॉ पास किया गया, और उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने के रूल्स भी 2020 में काबीना ने पास किए, और अभी 2020 में वो लॉ के रूल्स पास ही हुए थे कि 2023 में फेडरल शरीयत कोर्ट ने यही मदर्स ऑफ पाकिस्तान वाली लॉबी की सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को कॉपी पेस्ट करते हुए बोल दिया कि नहीं जी, ख्वाजा सराओं को हकूक नहीं दिए जा सकते, शरीयत के खिलाफ है। तो पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं को हकूक गिने हुए सिर्फ 3 साल के लिए मिले थे। तो ये उन्होंने ख्वाजा सराओं के हुकूक की बात की थी या ट्रांसजेंडर की बात की थी? उन्होंने बेसिकली लॉ के अंदर जो जेंडर की डेफिनेशन है, उस जेंडर की डेफिनेशन को स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मर्द होता है या औरत होती है, ये कहा? बिल्कुल, कि जेंडर होता क्या है, उन्होंने जेंडर की डेफिनेशन को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर लिया है, और विच बेसिकली देन लीड्स ऑन टू कि अब आपके पास ख्वाजा सराओं को आइडेंटिटी नहीं मिलेगी। और पाकिस्तान में जो हमारा लॉ है वो एक आइडेंटिटी बेस्ड लॉ है। वो लॉ स्टेट ही ये कहता है कि ख्वाजा सरा पीपल और ख्वाजा सरा पीपल, इनको इनकी शनाख्त दी जाए और इनको इनकी शनाख्त के एवज हकूक दिए जाए। अब अगर आपकी शनाख्त ही आपसे ले ली जाती है, आपने क्रिटिकल स्टेप ही आपने रिमूव कर दिया, फिर आपको हकूक किस चीज़ के ऊपर मिलेंगे? फिर अगर हम आके बोलते हैं कि जी हमें हमारे हकूक चाहिए, तो वो बोलेंगे जी आप पहले साबित करें कि आप ख्वाजा सरा हैं। लेकिन मैं कैसे साबित करूं कि मैं ख्वाजा सरा हूं जबकि मेरे पास शनाख्ती कार्ड अब मर्द का है? मेरे पास तो खैर नहीं है, मेरे पास ख्वाजा सरा का, मैं पॉइंट बेसिकली भी, अगर मैं अपना ख्वाजा सरा का शनाख्ती कार्ड दिखाती हूँ, कहती हूँ जी मैं ख्वाजा सरा हूँ, मुझे मेरे हकूक दिए जाएं, सरकार ने 0.5% कोटा रखा हुआ है जॉब का, मैं जॉब के लिए अप्लाई किया, मैं क्वालिफाई होती हूँ, आपके अदारे के अंदर 200 सीटें हैं, मेरी एक सीट तो बनती है ना, उसके वजह आप मुझे वो सीट दे दें या उसमें मुकाबला करा लें 6-7 ख्वाजा सराजात का, तो वो कैसे किया जाए? तो वो चीज़ बेसिकली नहीं होती। तो
हकूक हासिल करने के लिए हमारी कम्युनिटी का एक होना, हमारा यूनिफाइड होना भी बहुत ज़रूरी था। और ये काम हमने अभी जाके शुरू किया है, कम्युनिटी को एक पेज के ऊपर लाना। एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैवंट बीन एबल टू कन्विंस द मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी कि वी ऑल नीड टू कम टुगेदर। और उसकी वजह ये है कि इतना अरसा 90 years and 75 years, just add them together, it's like what, 160 years almost, 160 years of living under laws of colonial subjugation ने कम्युनिटी को इतना आरी और इतना आदी बना दिया हुआ है कि उन्होंने अपनी ब्लैक इकोनॉमीज इजाद कर ली थी हैं। अब आप सेक्स वर्क के जरिए इतना पैसा कमा लेते हो कि अगर हम आपको बोलें कि जी आपको जॉब करनी चाहिए, तो आप बोले मैं क्यों 60,000 की, 50,000 की, 80,000 की या इवन 1 लाख की नौकरी करूं? इट डजंट सूट मी व्हेन आई कैन मेक 250,000 और 3 लाख अ मंथ। ये तो पूरे मुल्क का मसला है, जो बेगर्स का इशू है। बेगर्स मेक फ्रॉम 2,000 to 6,000 a day, 2,000 मिनिमम है, 6,000 मैक्सिमम है। सो लाइक हम उन्हें कैसे कन्विंस करें? अब वो क्योंकि वो ट्रेड ऑफ है ना, यहाँ पे आपके पास इनकम कम है मगर सोशल कैपिटल ज्यादा है, यहाँ पे आपके पास इनकम ज्यादा है पर सोशल कैपिटल कम है। और आपको कभी सोशल कैपिटल मिला ही नहीं है, आपको 160 साल से सोशल कैपिटल दिया ही और नहीं है। आदत ही नहीं रही, आपको आदत ही नहीं रही। आपने बोलना है हमने तो जलील होना है, जलालत हमारी लिख दी गई है, हमारी लिख दी गई है, हमने होना ही, हमने सारी उम्र हमने जलील है, तो आई विल ऑप्ट फॉर द जलालत एंड 3 लाख रुपया एंड नॉट फॉर सोशल एक्सेप्टेंस एंड कम पैसे। तो ये तो एक अपहिल टास्क है इसकी, तो आप it's like I'm tired, I'm burnt out, but I think we have to keep on going. We have to keep on going. अच्छा, जितनी एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ हैं, नेटिव अमेरिकन्स हैं, जितने ऑस्ट्रेलिया में, उन सब में ये उनका एक आप कह लें कि रिलीजियस बिलीफ है कि जो सोल होती है, रूह है इंसान की, वो बैक वक्त मर्द भी होती है, औरत भी होती है ना, उसमें दोनों एलिमेंट्स हैं। यानी उनका मतलब ये कि एक मर्द है उस वक्त तक मुकम्मल मर्द नहीं होता जब तक उसमें थोड़ी बहुत निस्वानियत ना हो रूहानी तौर पे, और इसी तरह एक औरत उस वक्त तक मुकम्मल औरत नहीं होती जब तक उसमें थोड़ी बहुत मर्दानगी ना हो। ये एबोरिजिनल कम्युनिटीज़ का बिलीफ सिस्टम है। And also South Asian native. हाँ, साउथ, बिल्कुल। तो आप अब ये एज अ ख्वाजा सरा यू बिलीव दैट? सो हमारा ख्वाजा सरा जो बिलीफ है जेंडर के ऊपर, इट कम्स फ्रॉम मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी। ओके। और बहुत से अफराद का, हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि हमारी जो मुस्लिम स्पिरिचुअलिटी है साउथ एशिया के अंदर, इट ऑल्सो टेक्स एलिमेंट्स ऑफ जो हमारे पास लोकल साउथ एशियन नेटिव रिलीजन्स रह चुके हैं, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती है, इन्फॉर्म होती है एट द वेरी लीस्ट। सो अगर मैं साउथ एशिया के ऊपर आऊँ तो एक इंडियन तो क्या नहीं कहना चाहिए, दैट्स अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी, हिंदू कलेक्टिव एक हम बिलीफ एक बोले, उसके अंदर भी रूह का कॉन्सेप्ट है। और उनका ये है कि ह्यूमैनिटी इज रिवील्ड थ्रू आवर गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस के अंदर भी जेंडर की डुअलिटी हमें नजर आती है, या ट्रांजिशन हमें नजर आती है। अर्धनरेश्वर का एक कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रांजिशन से शिव गुजरे थे, where he basically became a half man and a half woman, and that's what gave him complete power, because just as a man he did not have complete power. Similarly, हमारे पास हिंदू गॉडेसेस एंड गॉड्स में हमें ये नजर आता है कि फिजिकल पावर इज नॉट अ मेल ट्रेट, इट इज अ ट्रेट। वो पार्वती में भी था शक्ति की फॉर्म में, वो काली में भी था जो कि दुर्गा का ही एक और अवतार है हमारे पास। और सॉफ्टनेस, पोइट्री हमारे पास एक मेल ट्रेट भी रह चुका है, वो आपको कृष्णा के अंदर भी नजर आता है, वो आपको राम के अंदर भी नजर आता है। एंड सेम इज द थिंग फॉर मुस्लिम स्पिरिचुअलिटीज, बिकॉज मुस्लिम स्पिरिचुअलिटीज के अंदर भी हम एक दरमियान में एक लाइन नहीं खींचते कि जी ये चीज़ें मर्द होती हैं, ये चीज़ें औरत होती हैं। हम जो ये लाइन खींचते हैं वो हम खींचते हैं आपके मैरिटल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी रिप्रोडक्टिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से। वो हम लोग ओवरऑल आपके सोशल, आपके पर्सनल, आपके साइकोलॉजिकल के ऊपर वो लाइन नहीं खींचते। हम समझते हैं कि गम, सोज़ोगुदाज, मोहब्बत, रफ़ाकत, गुस्सा, रंजिश, ये तमाम जो जज्बात हैं ये मर्दाना भी हैं, जनाना भी हैं, ये इंसानी जज्बात हैं, ये हर किसी के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है रूहानियत का, और रूहानियत का कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा ये स्टेट करता है ख्वाजा सरायत का कि रूह हक है। रूह वो वाहिद चीज़ है जो कि खुदा की अपने हाथों की बनाई हुई आपके अंदर फूंकी गई है। बाकी आपका जिस्म, आपका जो कुछ आप जिस दुनिया के अंदर मौजूद है, वो तमाम मवाद इस दुनिया के अंदर ही था। आपके वालिद और आपकी वालदा की जो हमारे पास तौलीदी खुलिये हैं, उनकी मुलाकात से और उसके बाद होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस से आपका वजूद, आपका धन, आपका तन वजूद के अंदर ज़रूर आया, मगर आपकी जो हयात है वो रूह की वजह से है, और वो रूह खुदा है, बिल्कुल, क्योंकि वो खुदा, वो मुसव्विर की मुसव्विरी है। तो दैट इज़ द क्लोजेस्ट यू कैन एवर गेट टू गॉड। तो उसको तलाश करना, उस तक पहुंचना, उसको समझना, ये आपकी ज़िंदगी का मकसद है, ये आपने करना है।
अच्छा। और अगर उस मकसद के अंदर आप ये तलाश करते हैं कि आपकी रूह एक ये रूह है, विच और उस रूह से आश्कार होने के बाद आपको इस बात का अंदाजा होता है कि नहीं मैं तो ख्वाजा सरा हूँ, जो भी आप टर्म यूज कर लेना, ट्रांसजेंडर बोल दें कहीं और, यूनिक बोल दें कहीं और, मैं टर्म्स में जाना ही नहीं चाहती कि आप ख्वाजा सरा हैं, तो फिर आप बरहक हैं, फिर आप इसको जरूर फॉलो करें। रूह है तो बरहक। तो ये दैट इज लाइक द ख्वाजा सरा अप्रोच टुवर्ड्स जेंडर। अच्छा, आपने मैंने कहीं सुना, आपने कहा कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जो कि एक रिलीजियस स्कॉलर हैं, आप उनसे इंस्पायर्ड हैं। लेकिन फिर मैंने आपकी ये भी क्लिप सुनी कि आपने कहा कि जब आप मज़हब की तरफ वापस लौटी तो रूहानियत की तरफ आई। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बेशतर मामलात में बड़े ब्लैक एंड वाइट हैं, जबकि तसव्वुफ़ जो है वो उसमें तो बहुत बेशतर मामलात में ग्रे एरियाज बहुत होता है। तो इन दोनों को कैसे रिकंसाइल करती हैं आप? सो मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आई रिस्पेक्ट हिम क्वाइट अ लॉट सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाती हैं, उसके अंदर हमें एक इज़्तिराब नज़र आता है, उसके अंदर हमें एक जर्नी नज़र आती है कि जी मुझे देयर वाज समथिंग पिंचिंग मी इन द हेड कि जवाब क्या है, जवाब क्या है। तो वो जवाब की तलाश में निकल पड़े। वो एक सेक्ट में गए, फिर वो दूसरे सेक्ट में आए, फिर वो तीसरे सेक्ट में आए। तो ही इज समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर आंसर्स। तो वो नॉलेज को जिस तरीके से अपने दिमाग में कंस्ट्रक्ट करते हैं, मुझे वो प्रोसेस बहुत पसंद है। अच्छा। अब उस प्रोसेस के रिजल्ट में जो चीज़ निकलती है, इमर्ज होकर सामने आती है, हम उससे एग्री करें कि डिसएग्री करें, वो तो एक बिल्कुल एक अलग बात है, बट हाउ ही अप्रोचेस समथिंग, मुझे वो अप्रोच उनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीजन को अप्रोच करने के ग्लोबली अगर हम देखें तो दो तरीके हैं। एक को हम लोग लिटरलिस्ट मेथड्स कहते हैं और एक को हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कहते हैं, या एक को हम लोग ऑर्थोडॉक्सी कहते हैं और एक को हम ऑर्थोप्रैक्सी कहते हैं। मेरा रुझान अब ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन की तरफ और ऑर्थोप्रैक्सी की तरफ है। मुझे एब्स्ट्रैक्शन बहुत पसंद है। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि पिछले 150 सालों के अंदर एक्चुअली पोस्ट कॉलोनाइजेशन, कलोनियल एंग्जाइटीज़ में इस्लाम की जो एपिस्टेमोलॉजी, इस्लाम की जो कंस्ट्रक्शन, इस्लाम की जो सोच और फिक्र निकल के ना सिर्फ सामने आई है, बल्कि जिस सोच और फिक्र को पुश भी किया गया है बहुत ज़्यादा, दैट हैज़ बिन द लिटरलिस्ट वन। जबकि इसके बरक्स अगर हम लोग देखें तो इस्लाम में लिटरलिस्ट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बड़ी साथ साथ चली है। दोनों का टाकरा भी रहा है, दोनों ने लड़ाइयाँ भी की हैं, फतवे भी जारी किए हैं एक दूसरे के ऊपर, मगर साथ रहा है। और अब मैं ये समझती हूँ कि वी एज मुस्लिम पीपल नीड टू ओपन आवर माइंड्स, इनफ विद द इनफाइटिंग, बिल्कुल इनफ विद द एक दूसरे का गला काटना, एक दूसरे का। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बाहर के मुल्क बड़े इस्लामोफोबिक होते हैं। मैं कहती हूँ हमसे ज़्यादा इस्लामोफोबिक कोई नहीं है। मुस्लिम्स आर द मोस्ट इस्लामोफोबिक पीपल, बिकॉज हम लोग कहते हैं कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है दैट इज द ओनली एक्यूरेट वन, बाकी सारे के सारे काफिर। हाँ, क्योंकि वो ये नहीं समझते कि जो खुदा का निज़ाम है उसमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश होती है, शैतान के निज़ाम में नहीं होती ना। तनव्वु से डरते हैं ना, इनको तनव्वु से डर लगता है ना, क्योंकि तनव्वु मेरे ख्याल से एक माशरा जब तनव्वु को एम्ब्रेस कर लेता है, इसका मतलब है कि अब वो अपनी एक इर्तिकाई सतह पे जरा सा ऊपर चला गया है। वो एक उसकी नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन है, एंड दैट्स ब्यूटीफुल। या एंड दैट्स डाइवर्सिटी इज ब्यूटीफुल। सो मैं हरगिज़ ये वाली बात नहीं बोलूंगी कि एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ रिलीजन इज द राइट वन एंड लिटरलिस्ट इज द रॉन्ग वन। मैं तो राइट और रॉन्ग से आगे कहीं आपको मिलना चाहती हूँ, मौलाना रूमी की तरह। मैं कहती हूँ ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, and there are all ways and everybody is on their own journey to find God, nature, universe, whatever you want to say. Sometimes people who are atheists and they are just always looking for answers in the universe, मुझे तो वो भी थियोलॉजी लगती है। वो तलाश कर रहे हैं ना, वो भी ढूंढ रहे हैं ना। तो तलाश का मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि like we need to open our minds, we need to stop fighting with each other, and we need to like really come together as a people. लेकिन आपने कहा ना 200 अरब डॉलर की तो इंडस्ट्री है जो लगी हुई है इस काम के अंदर के to make people divided. हाँ, to divide societies so that वो अपना कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं डाइग्रेस करूँगी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही थी। एक जो पैदाइशी ख्वाजा सरा होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो जिनसी तौर पे ख्वाजा सरा रहते हुए चॉइस है कि वो मर्द की तरह रहना चाहें कि औरत की तरह रहना चाहें। आप ने एक ज़माने में आप डॉक्टर मुइज़ थी और मैंने कहीं सुना आपने कहा कि मैं टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस लगा के ताकि थोड़ा मर्दाना हुलिये में आ सकूं, लेकिन ख्वाजा सरा रहते हुए। उसके अंदर मैं ये जाना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास वो यूनिक पर्सपेक्टिव है कि आप एक ज़माने में मर्द की तरह भी सोच सकती थी, औरत की तरह भी और ख्वाजा सरा की तौर पे भी। तो मुझे ये बताएं, क्या ये बात सही है कि men are from Mars and women are from Venus? I'm always curious. I am going to get cancelled for this so bad, but I absolutely agree.
आई एब्सोल्युटली एग्री, लेकिन मैं पहले आपकी बात पे थोड़ा सा आना चाहती हूँ। पैदाइशी ख्वाजा सरा की एक हमारे यहाँ इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। मैं इस इस्तिलाह से ज़रा सी आरी रहती हूँ सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मुझे लगता है कि ख्वाजा सरा एक कल्चरल टर्म है। और मैं आपकी सॉरी मैं पैदाइशी ख्वाजा सरा मैं 2-3 दफ़ा इस्तेमाल किया और सिर्फ उसके इस्तेमाल करने की वजह ये कि ये जो ग्रुप है मदर्स ऑफ नहीं, मैं बिल्कुल पाकिस्तान, आपकी बात हाँ, समझती हूँ, उसकी वजह से। लेकिन मैं फिर भी उस पे आना चाहती हूँ थोड़ा सा, लाइक जस्ट टू लाइक ऐड मोर कॉन्टेक्स्ट ताकि लोगों को वाली बात समझ आ सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जिनको हम पैदाइशी ख्वाजा सरा कहते हैं, उनके पास ये राइट नहीं आता या चॉइस नहीं होती कि आप जिस तरह से भी चाहें आप लोग रह सकें। आपका बर्थ पे एक सेक्स लिख दिया जाता है, वो मेल या फीमेल ही लिखा जाता है, विच इज़ राइट, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, जो ऐसे ही लिखा जाता है। और आप उसके बाद जब आगे जाते हैं तो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है टू रिमेन द सेक्स जो कि आपका बर्थ डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा गया। इट्स अ वेरी बिग प्रेशर। और पाकिस्तान में या तो अगर आपका पाकिस्तान में इंटरसेक्स होने को ना एक सर्जिकल प्रॉब्लम समझा जाता है, उसको एक ओवरऑल मेडिकल प्रॉब्लम के तौर पे भी नहीं देखा जाता। हमारे दिमाग में ये तस्वर है कि इंटरसेक्स को सर्जिकली करेक्ट करना होता है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। फिर हाउ? थ्रू द नाइफ, छुरी के जरिए सर्जरी के टेबल के ऊपर बैठा के हम लोगों ने इस मसले को करेक्ट करना है, which isn't the best way to go about it, because अगर हम ये कहते हैं कि ट्रांसजेंडर यूथ को इजाजत नहीं होनी चाहिए सर्जरी कराने की, तो फिर आप इंटरसेक्स बच्चे की इजाजत के बगैर उसकी क्यों कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, यू नो, कंसिस्टेंसी आपके पास होनी चाहिए। मगर बहरहाल कमिंग फॉरवर्ड, एक तो वो मर्दानगी है जो आप सीखते हैं और एक जनानगी है जो आप सीखते हैं। वो आपने भी सीखी है, वो बाकी मर्द हजरात ने भी सीखी है। लर्न्ड बिहेवियर्स है एक हमारे, एक हमारा वो है जब आप तन्हा होते हैं और तन्हाई के अंदर जब आपके ऊपर से वो सोशल प्रेशर्स हटाए जाते हैं सारे के सारे, तो हाउ डू यू नेविगेट योर ओन जेंडर। तो मेरी प्यूबर्टी नहीं हुई थी। मेरी प्यूबर्टी पहली दफ़ा हुई थी व्हेन आई टुक आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस। वो एक तरह की, वो एक मेल प्यूबर्टी थी। और उसके बाद वो मेरे स्टॉप हुए एंड देन जब मेरी अभी वाली ट्रांजिशन हुई है तो इसमें आई टुक फीमेल हार्मोन्स। अब ये भी हो सकता है कि क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर मेरी बायोलॉजी ऐसी है कि टेस्टोस्टेरोन मेरी बॉडी रिजेक्ट करती है, यू नो, मेंटली साइकोलॉजिकली इट रिजेक्ट्स इट। तो जब मैंने वो लिए तो आई वाज ऑलवेज वेरी एंग्री, एंग्स्टी, ठक 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 वाली। मैं हमेशा ना मैं साउंड्स के तौर पे बिकॉज मेरे दिमाग में ना ठक 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 की साउंड आया करती थी कि गेट अप डू समथिंग। अच्छा, aggressive behavior, very aggressive, confrontational. And I'm not saying femininity is not confrontational. It is a different type of confrontation. वो दूसरे वो चीं वाला। It's a very different type of confrontation. And I remember when I started taking hormones, the female hormones, when I started taking them, it was synchrony. अच्छा, It all just kind of came together. okay, बहुत सुकून में आ गई। और ये वाली बात मैंने बहुत ट्रांसजेंडर बच्चियों के अंदर भी देखी है, बड़ी पागल होती हैं। अगर आप मुझ पे भी जाए ना कि मैं अपना भी माजी का मवाद उठा के देखूँ ना, जब मैंने फीमेल हार्मोन्स लेना स्टार्ट नहीं किया तो मैं बहुत एराटिक थी। आई वाज chaos personified. I would not hire me. अगर मेरे आगे मेहरब ऑफ 2021 और 22 आती है तो गर्ल यू आर टू chaotic, go fix yourself, go transition, करो जो कुछ तुमने करना है, फीमेल हार्मोन्स वगैरह लो जो तुमने लेने हैं, उसके बाद सुकून पे आ जाओगे। मैंने यही होते हुए देखा है एज अ डॉक्टर एज वेल। नाउ दैट आई सी जो एडल्ट हमारे पास ट्रांस बच्चियां हैं जो कि बड़ी प्रॉब्लमाटिक उनके बिहेवियर्स थे, बड़ी chaotic चल रही थी, लड़ाइयाँ झगड़े हर जगह, नंगी तस्वीरें लगा दी इंटरनेट के ऊपर, ये कर दिया वो कर दिया, दिस इज माई ह्यूमन राइट, जो कि है, उससे मैं एतराज़ नहीं कर रही, इंडिविजुअलिटी सबकी होती है, मगर लाइक स्टिल वेरी इराटिक बिहेवियर जो कि मेरा भी था। ट्रांजिशन करती हैं, लाइक फीमेल हार्मोन्स लेना शुरू करती हैं, आप उनसे 1.5 साल के बाद मिलते हैं, दे आर लाइक chill. They're from Venus, which is ironic because Mars is the calm planet. Yeah. Geologically speaking. Venus तो पता ही नहीं अभी क्या है। Venus तो बहुत hot है, इतने तेज तूफान चल रहे होते हैं उधर, but pretty है ना? हाँ, pretty और cover भी ना, ढका हुआ भी है ना। I think that's true also. Venus, women are from Venus because cisgender औरतें और ख्वाजा सरा औरतें दोनों के साथ यही होता है कि हम लोग ऊपर से बड़ी काम और खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन अंदर हमारे आए तो एक तूफान उमड़ रहा होता है। और मर्दों का बेसिकली ऊपर से बड़े खुशीले नजर आते हैं, रेड कलर के, डिशम ढा ढा, बट व्हेन यू सिट डाउन विद देम आपको समझ आता है कि मर्द बड़े मजे के होते हैं। हाँ, मतलब इतना नहीं होते, इतने एग्रेसिव नहीं होता है। They're not that aggressive. They're not that aggressive at all. So एक तो आपको एक अच्छी बात मेरे ख्याल से ये होती है being forced to live as a man and then transition का एक अमल आता है। फिर उसके बाद आप अपनी ख्वाजा सरा औरत या ख्वाजा सरा मर्द के रूप में आप अपने आते हैं। मैं हमारे केस में ख्वाजा सरा औरत। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि आपको जिन्स की डुअलिटी का भी पता चलता है। आपको सिर्फ ये नहीं समझ आती कि अच्छा मर्दानगी यूं होती है और जनानगी यूं होती है, आपको ये भी समझ आती है कि अच्छा मर्दानगी भी यूं होती है और जनानगी भी यूं होती है। तो वो डुअलिटी आपको नजर आती है, व्हिच इज वेरी प्रिटी। अच्छा, आप एक ज़माने में
रॉन्च फेमिनिस्ट थी, Yes. राइट? वो क्या था? What was that? Was it something to do with औरत मार्च? No, no, no. That Then- wasn't something to Yeah. do with औरत march. I think it was हम लोग हर जगह में एक स्पॉन्ज की तरह हूँ ना, मैं जहाँ भी किसी भी कल्चर में जाती हूँ वहाँ की कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब कर लेती हूँ. एंड आई वाज इन द यूएस फॉर 2 years. और आई थिंक वो एक पूरा ज़ाइटगाइस्ट था, एक मूड ऑफ द मोमेंट था वो जो हमारे पास उस ज़माने में चल रहा था यंग लोगों को लेके कि जी रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स नहीं करनी, यू नो, हाँ, एंटी रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स करनी है. रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स से मुराद हमारी क्या होती है कि अपने हकूक हासिल करने के लिए आपने खुद को किस फॉर्म में पेश करना होता है कि अवाम नास आपकी इज्जत कर सके. और एक पूरा ज़ाइटगाइस्ट एक पूरा मूड चला था कि नहीं ये नहीं करना. वाई रिस्पेक्ट, क्या मतलब है इस बात का? हाँ, पीपल आर पीपल, थ्योरेटिकली सुनने बड़ा अच्छा लगता है. तो मैं बड़ी उससे इंस्पायर्ड थी. मैंने कहा कि नहीं, नॉन रिस्पेक्टेबिलिटी पॉलिटिक्स करनी है. बी एब्रेसिव, बी ब्रैश, शॉक आर्ट होना चाहिए. शॉक अदर पीपल इफ यू हैव टू. डस ढा 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 करो एंड देन यू कैन गेट समथिंग. एंड देन आई डिड दैट. एंड वो आजकल एक इस्तेलाह आई हुई है ना, एफ अराउंड फाइंड आउट. मैं एफ खोल के बोलूंगी नहीं. तो मेरे ख्याल से मेरे साथ वो हुआ. आई एफ्ड अराउंड एंड देन आई फाउंड found out. अच्छा. So what did you find out? I found out that this is not the right way to It's go not about the it. And that's what I tell young girls now as well. And देखो मुझे कहती है कि महरब तुम ना बहुत बूढ़ी हो गई हो. अच्छा. तुम बूमर बनती जा रही हो. और मे बी ये हो, शायद ये एज का भी एक तकाजा है. 20s के अंदर you think differently. Now I'm turning 34. I'm turning 34 in April. Oh, my So good. much older now. Much more. एक जरा सी मेरे ख्याल से मेरे अंदर एक slight conservatism भी आया. अच्छा. जरा सा, not in a negative way. हाँ, Not लेकिन in the तो negative उसको way. बेसिकली ठहराव आता था ना, एक I'll call it personality. बिल्कुल ठहराव उर्दू में, और अंग्रेजी में डिसिप्लिन कहूंगी. मैंने मेरे अंदर एक कंजर्वेटिव डिसिप्लिन आया विद टाइम इज व्हाट आई थिंक. एंड दैट हैज शोड मी कि नो गर्ल, नो, आप अगले इंसान के बटन्स पुश करके उनसे काम नहीं निकलवा सकते. दैट इज अ वेरी टॉक्सिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स. दैट इज कि आई एम हर्ट एंड आई एम गोइंग टू हर्ट अदर पीपल. ये तो रिलेशनशिप्स में भी टॉक्सिक होता है ना, इस हर्ट तरह पीपल का. हर्ट अदर पीपल. बिल्कुल. सो नो, नॉट लाइक दैट. आई थिंक आप अपना, आपका जो हर्ट है, आपका जो पेन है, आप उसको थेरेपी में लेके जाएं. वो ठीक आप कराएं. उसको कलेक्टिव केयर में लेके जाएं. आपको और लोगों को हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. आपको लोगों को ठू ठू ठाठा करने की ज़रूरत नहीं है. और मुझे ये लगता है कि मेरे रॉन्च फेमिनिज्म के अंदर भी ज़रा सा कंट्रोल था. फॉर इंस्टेंस आई वाज डूइंग अडल्ट ह्यूमर, ओके. right? It was always 18 and above. And I never recorded it, ever. मैंने multiple stand-up comedy shows किए हुए हैं. Over 200, all sold out. Over a period of 3 to 4 years. और कोई रिकॉर्डेड नहीं? I never recorded a single one. The only one that was recorded was during COVID with Shahzad Ghias on the Pakistan Experience, Yes, where my drag act basically went. And we did that for public simply because everybody was sad and depressed. और अवाम ना शहजाद को देख पा रही थी लाइव, ना मुझे देख पा रही थी. तो हमने बोला कि साथ में आकर शो कर लेते हैं. एंड इट्स सो अनफॉर्चुनेट कि उसी में से एक क्लिप लेके, जो कि एक ब्रेजिव ह्यूमर है, हाँ. उसका मकसद ही शॉक ह्यूमर है, हाँ. उसको निकाल के मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा के वो तौर पे भी आउट इस्तेमाल ऑफ किया जाए. कॉन्टेक्स्ट होता है ना, आप कहीं से Yeah. क्लिप उठा लें इधर से और को किसी और मानी दे के उसको चलाना शुरू And this कर. is exactly why I did not want it recorded, because I was like, नहीं, मेरे ख्याल से जो ये रॉन्च फेमिनिज्म है या शॉक आर्ट और शॉक ह्यूमर है, ये बहुत एक नीश चीज़ है. ये अच्छी ही तब लगती है अगर लोग इसका टिकट दे के एक अंडरग्राउंड वाली फीलिंग आए, वो आके देखे और उनको पता है कि ये महरब को अगर हमने यूं देखना है हाँ. तो हमें ये और कहीं नहीं नहीं, और मिलेगा. उसके लिए थोड़ी तालीम भी चाहिए ना. हाँ. और इवन इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस इट, यू वांट टू नो व्हाट दिस लाइक अडल्ट ह्यूमर इज, व्हाट इज महरब स्टाइल ऑफ डर्टी कॉमेडी, जिसको डर्टी कॉमेडी महरब कहती है, जो मादर डर्टी कॉमेडी मुझे कॉमेडियंस ने खिताब भी दिया हुआ था. तो लाइक ये क्या है, इफ यू वांट टू कम एंड वॉच इट, यू बाय अ टिकट, यू गो टू अ क्लब and you see her live. You will never see a recording. And I think there's charm to it. Of course. Because it adds a certain level of ephemeral transience to it, ना? Okay. कि ये हुआ और ये खत्म हो गया. खत्म हो गया. तो ये बस हमने जाके देखना है वहाँ पे, उसको रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए. But it's unfortunate कि वो हुआ और मतलब उसके लूप बाद पे मुझे, चलाने की जरूरत नहीं है. उसके बाद मुझे कितने सालों तक मुझे सफाइयाँ देनी पड़ी हैं. So I don't appreciate, I don't like that. अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम योर टाइम एज अ रॉन्च फेमिनिस्ट, अब आ गए 2025, आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली. तो ANP क्यों, अवामी नेशनल पार्टी ही क्यों? The simple answer for that is that that's one of the 3 political parties that had approached me. अच्छा. And had said that we would be really interested in you joining our cadre. And I won't name the other 2 political parties. And it's just कि the बाकी जो 2 political, पहले तो एक elimination, कि बाकी 2 political parties में से एक political party is very young, और उनका अभी तक पख्तूनख्वा के अंदर किसी किस्म का एक organizational structure नहीं है. ठीक है. And I, as a Khaja Sara person in Aptabad, मैं बिल्कुल ये अगर किसी विदाउट एनी स्ट्रक्चर ऑपरेट करूँ तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कांट बी अ वन मैन आर्मी. Number 2, the other political party that had approached me, on the contrary, is too massive, and I thought I'd just be a drop in the ocean. I'll get lost.
And lastly, ANP, because I really agree with ANP's philosophy. I think Okay. ANP has a very good track record when it comes to governance. ANP is a brave political party. ANP is a political party that can put its body and its lives and its blood on the line for its commitment to a progressive and pluralistic Pakistan. अच्छा, लेकिन आप देखें एएनपी ने अभी जो 26वीं आईनी तरमीम, अदालती तरमीम थी, उसकी भी हिमायत की, बिल्कुल। पैका तरमीमी एक्ट की भी हिमायत की। ये दोनों तो रिग्रेसिव थे, Yeah. तो वो क्यों, वो किस तरह हुआ? वो भी तो है। हम्म। तो जब आप कह रही हैं कि एएनपी जो है वो अपनी आइडियल्स के पीछे खड़ा होना जानती है, तो इस मामले पे भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया ना उन्होंने, लाइक एनी अदर पार्टी। Well, I think like parliamentary politics के अंदर there is always going to be a certain level of quid pro quo. There is no doubt And about pressure? that. ये प्रेशर तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं. ओके। प्रेशर तो हमारा जूनियर वर्कर भी बर्दाश्त कर लेते हैं. NP is not, I mean, our leaders have been in prison for most of their lives, for 3 generations. तो प्रेशर तो हम बहुत आराम से बर्दाश्त कर लेते हैं. But I do want to give a politically clear answer as to why we supported it. 26th Amendment की सपोर्ट में मेरा भी वोट है. अच्छा। जब हमारी पार्टी की सेंट्रल उसके अंदर ये वाली डिस्कशन हुई थी कि what should we do about it, I supported it. ओके। And I stand by it. And I'll tell you why. हाँ, प्लीज़। The reason why we stood with the 26th Amendment is because we, as a political party, for the longest time after the 1973 Constitution, have been saying कि पाकिस्तान के अंदर the way judiciary is structured, there is no judicial oversight. हमारे पास बहुत ज़्यादा constitutional manipulation है. हमारे पास बहुत सी चीज़ों में the Supreme Court basically takes over the role of the Parliament. Parliament का काम legislation है. Judiciary का काम implementation of the said law है. You cannot breathe new laws, and particularly you cannot breathe a new constitution into the constitution by what you call constitutional judicial interpretation. और हमें ये वाली machinations नज़र आती हैं. ये हमें multiple जो हमारे पास emergencies लगाई गई, जो military coups हुए 1973 के बाद, और उनको doctrine of necessity के तहत किस तरीके से prove किया गया, हालांकि they were in clear and stark violation of the 1973 Constitution. We see all of these processes. And इस वाली बात से judiciary खुद भी agree करती है. Judiciary के पास अच्छा खासा time था self-regulate करने के लिए. The judiciary should have self-regulated. They should have set a mechanism on how judicial benches, particularly when it comes to the Supreme Court, are going to be decided. The judiciary had ample time to set a protocol and benchmark on how they are going to do constitutional readings, and ideally a constitutional court should have been set up. It didn't happen, and the 26th Amendment came in. Is it a perfect amendment? I don't think so. I don't think so. Senator Emil Wali Khan doesn't think so. Is it a step in the right direction which can be improved upon? Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि कल को अगर पार्लियामेंट की ओवर रीच को कंट्रोल करने के लिए भी कोई मुहिम चली तो एएनपी उसके साथ होगी? बेशक साथ होगी. देखिए, जब मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोग्रेसिव. ANP इज नॉट एन एब्सोल्यूटिस्ट. हम ये नहीं कहते कि जी हमने एक अपनी छोटी सी 1.5 इंच की मिस्सी बना दी है और हम उसके अंदर आके बैठ गए हैं और हम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे. हमें पता है कि वी वांट पाकिस्तान टू प्रोग्रेस, एंड व्हेन वी से कि वी वांट पाकिस्तान टू प्रोग्रेस, इसका मतलब हमारे पास ये है कि नंबर 1, पार्लियामेंट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड. पार्लियामेंट को आप ओवरराइड आप नहीं कर सकते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली बनाना, ये सारा कुछ करना, ये एक पार्लियामेंट का ही रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट का है ना, जिसको कहते हैं आईनी पार्लियामेंट. उसका है ना, जो एक ख़ास आइन साजी के लिए मुंतखब की जाए, उस पार्लियामेंट का इख्तियार है. जो हमारी मौजूदा पार्लियामेंट है उसका इख्तियार तो आइन साजी नहीं है, लेकिन उसमें ओवर रीच बहुत है. जिस किस्म के वो कवानीन पास करते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, वो उस किस्म की ओवर रीच के लिए ज़ाहिर एक पब्लिक मुहिम है इस बारे में कि भाई खुद ही अपनी तनख्वाहें बढ़ा ली, खुद ही अपने लिए सारा कुछ कर लिया. तो और जो असल अहम बिल्स हैं वो पास नहीं हो रहे जो पब्लिक इंटरेस्ट में है. तो उस ओवर रीच को करने की जो अवामी मुहिम है, क्या एएनपी उसके साथ है? क्योंकि एएनपी भी पार्लियामेंट में है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी, लेकिन क्या वो करेगी? Not in this government, I don't think so. Okay. I'm giving you a very straight up answer from as a politician. मेरा तो बिल्कुल भी वाला नहीं ख्याल कि इस गवर्नमेंट के अंदर ये वाला काम होगा in the next 4 years. 1 साल तो गुजर चुका है हमारे पास अब तक, और उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि right now our main focus is on parliamentary supremacy, and if we think कि हमारी parliament supreme है इस वक्त, we would be lying. We know very well कि हमारी parliament इस वक्त supreme नहीं है. हमारी पार्लियामेंट इस वक्त अंदर से कंट्रोल हो रही है. हमारे पास एजेंडा की मैनिपुलेशन की जाती है. हमारे ऊपर लोगों के माइक्स म्यूट किए जाते हैं. आज भी जो पब्लिक डिस्कोर्स है, ख़ुसूसी तौर पे जो पेरीफ्रीज का पब्लिक डिस्कोर्स है,
पार्लियामेंट के अंदर उसको खुल के बयान नहीं होने दिया जाता, लोगों के माइक बंद करना तो सिर्फ एक मिसाल है। हाँ हाँ आपके ऊपर प्रेशर भी होता है बहुत बहुत ज्यादा कि आपने बहुत ये बात की ही क्यों है। हाँ आप अपनी स्पीच करके अभी निकले ही होते हैं और आपके पास पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर या साइड पे आपके पास अफराद आ जाते हैं करने के लिए कि जी आपकी जरूरत, हाँ आपने ये वाली बात क्यों की। और इसमें भी कोई शक हमारे पास नहीं है किसी किस्म का कि ये वाली जो एक साइलेंसिंग है जिसने एक चिलिंग इफेक्ट बेसिकली क्रिएट किया है, ये हर किसी के ऊपर इक्वली अप्लाई नहीं होता। ये कुछ मकतब फ़िक्र के अफराद के ऊपर, कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर और कुछ ज्योग्राफीज से आने वाले सियासतदानों को कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सो द पार्लियामेंट इज़ नॉट सुप्रीम एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ओवररीच बाय अदर अदारे, मेनली द सुप्रीम कोर्ट over the past few years to do that. So इस वक्त तो हमारा गोल वो था. But having said that, what does parliamentary overreach look like? What does it look like? अभी तक सिर्फ hypothesis है कि judicial benches को decide करने में, उनको set करने में the possibility of a parliamentary overreach exists. My political response to that is, an informed political response to that is, I do not think so. Okay. Because जो हम लोगों ने committees constitute करनी है under the 26th Amendment, उसके अंदर opposition की भी representation है. अच्छा, चलिए पाकिस्तान के जो सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में, बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं है। यानी पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है कि ये नहीं हो सकता कि कल को पार्लियामेंट जो 2/3 मेजॉरिटी के बगैर या वैसे भी कोई ऐसी चीज़ पास कर दे, कोई ऐसा बिल पास कर दे जो कि आइन के ख़िलाफ़ हो। और आइन से मुराद मेरी कि जो बेसिक आपका लोगों का रियासत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है, उसके ख़िलाफ़ हो, बेसिक ह्यूमन राइट्स के वायलेशन में, तो वो पास नहीं कर सकती क्योंकि ये एक आइनी जमहूरियत है। लेकिन आप ये कह रही हैं कि हम पार्लियामेंट को उनका पहले हक दिलवाना चाह रहे हैं, तो ये किस तरह से, यानी आपका फिर ये मानना है कि ये पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? So, brilliant question. And I would like to go back to the origin of the question and say I don't think Pakistan is a democracy. Okay. I'm going to state the truth. Pakistan is a hybrid regime. And Pakistan has been a hybrid regime since 2008. Okay. 2008 से पहले आपके पास जो government थी, that government came into being while a military uniformed president was in power, which is unconstitutional, as we all know. So अगर हम ये बोलते हैं कि पाकिस्तान एक constitutional democracy है, तो the government of 2002 to 2007 shouldn't have existed. The fact that that government existed, जिसके खिलाफ बहुत बेहतरीन तरीके से नवाज शरीफ साहब और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हाथ मिला के एक reconciliation का प्रोसेस हमारे पास चला के, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चला के, सबसे पहले उनको डी यूनिफॉर्म किया और उसके बाद उनको डीथ्रोन किया, एंड देन डेमोक्रेसी कोट अनकोट वाज हमारे पास दोबारा एक अमल के अंदर आई। लेकिन 2008 ऑनवर्ड्स हमारे पास जो डेमोक्रेसी का मॉडल पाकिस्तान के अंदर है वो एक हाइब्रिड रिजीम है, एंड वी शुडंट बी डिनाइंग दैट। सो इस वक्त जितने भी हमारे अवामिल हैं, जितनी भी हमारी पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन है और हमारी पॉलिटिकल इंटरवेंशंस हैं, वो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हैं कि हमने पाकिस्तान को एक हाइब्रिड रिजीम से एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी या एंड डेमोक्रेसी डैश डेमोक्रेसी की तरफ हम लोगों ने लेके जाना है कि इख्तियार जो है वो पार्लियामान के पास हो। एंड व्हेन वी ट्राई टू डू दैट, व्हाट एक्चुअली एंड्स अप हैपनिंग इज कि उसी वक्त साथ साथ में इस्टेब्लिशमेंट भी एक अपना पत्ता खेलती है। यहाँ से हम अपना एक पत्ता खेलते हैं और एक पत्ता फिर वहाँ से आता है कि जितना आप पार्लियामेंट को सुप्रीम करने की कोशिश करेंगे उतना हम पार्लियामेंट के अंदर अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे। तो जो हमारी बड़ी बड़ी 3-4 डिमांड्स हैं, जिसपे ANP भी है, नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज तो काफ़ी खुल के बोल रही हैं, मेरे ख्याल से आप PTI को भी थोड़ी बहुत अक्ल आना स्टार्ट हो गई है। We cannot say that Pakistan, if we want Pakistan to be a parliamentary democracy, which we do by the way, of course operating within the confines of the 1973 constitution, although I as an individual do believe that the constitution requires a certain level of changes, but still we all agree on that. But just coming back to the point, if we want Pakistan to get to the point of parliamentary democracy, the parliament needs to be actually representative. और वो हरगिज तब तक नहीं हो सकता जब तक हमारे पास सेनेटर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, नंबर 1, एंड और सेनेटर्स के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो कि वो इख्तियार नहीं हो जाते जो कि आपके पास मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली के पास है, बिकॉज सेनेट फेडरेटिंग यूनिट्स के बीच में एक इक्वलाइजिंग फोर्स है, एंड राइट नाउ इट्स जस्ट एन एलीट डिबेटिंग क्लब। सो वी नीड टू चेंज दैट। सो हमारा लार्जर गोल ये है कि वी वांट पाकिस्तान टू बिकम अ डेमोक्रेसी फ्रॉम अ हाइब्रिड रिजीम। सो अवामी नेशनल पार्टी के अंदर जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको फिर आप किस तरह देखती हैं? मैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को ओवरऑल एज अ फंक्शन ऑफ
द पाकिस्तानी सोशियो पोलिटिकल क्लास समझती हूँ। इलेक्शन से बिल्कुल पहले तलहा के साथ TCM में जो होते हैं उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक इंटरव्यू आया था, अ वेरी गुड वन, एंड वहाँ पे उन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का जिक्र किया, PTI का उन्होंने जिक्र किया, उनसे सवाल पूछा तो उसका बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जवाब दिया कि भी खान साहब को जेल हो गई है ना, अब कुछ अरसे में आपको नज़र आ जाएगा कि उनके साथ सबसे करीबी अफराद खड़े होने वाले हैं जिनको खान साहब खुद भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, आर गोइंग टू बी हिज फैमिली मेम्बर्स, एंड वी हैव सीन दैट हैपन। मोहतरमा अलीमा साहिबा अभी सामने आई हैं, एंड देयर इज कॉन्टेस्टेशन बिटवीन द वाइफ एंड द सिस्टर, और ये मैं एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए वाली बात मैं नहीं कर रही, मगर वो हमें नजर आती है। वो बेनज़ीर भुट्टो साहब के साथ भी थी, बेनज़ीर साहिबा के साथ भी थी, यू नो, बेटी और माँ का। Yes, but two wrongs don't make a right. You know? But yeah, I'm coming Yes, to for that. Bilawal Bhutto to give this kind of example is, I know. But coming to, I think what Bilawal basically wanted to point out is कि पाकिस्तान का जो political structure है, पाकिस्तान में जो survival की politics है political parties की, and this is like, let's name the elephant in the room, this is at the hands of the political establishment. You know, जो आप सारा वक्त आपने कोने के अंदर ही खड़ा किया हुआ होता है गंदे बच्चे की तरह एक सियासी पार्टी को, तो उसमें ये जो हमारा एक निज़ाम बन चुका हुआ है रगड़ा देने वाला, जहाँ पे हमने आपको अदालतों का रगड़ा देना है, हमने आपको बैन अनबैन होने का रगड़ा देना है, इन तमाम चीज़ों में इवेंचुअली इट्स लाइक ब्लड इज थिकर देन वाटर वाली बात हो जाती है कि ब्लड ही आपसे जाके खड़ा होता है। तो एक सोशियो पोलिटिकल हमारा एक माहौल इस किस्म का बन गया हुआ है कि दी अंडरस्टैंडिंग इज कि इफ यू आर अ पोलिटिकल पार्टी दैट इज गोइंग टू बी एट ऑड्स विद द एस्टैब्लिशमेंट, इट्स गोइंग टू बी ब्लड दैट इज गोइंग टू स्टैंड अप फॉर यू। डू आई एग्री विद इट? रियलिस्टिकली यस। डू आई वांट इट टू बी दिस वे? नो। तो अगर आज से 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी हमें ANP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इन तमाम जमातों के अंदर यही नजर आ रहा है कि अनलेस यू हैव जेनेटिक connection with the leader of the party or the founder of the party, you cannot become the chair, I would be very disappointed. Because I cannot be sitting here and claiming that I as a politician मैं एक जमहूरी पाकिस्तान चाहती हूँ, लेकिन इस जमहूरी पाकिस्तान के अंदर मैं ये समझती हूँ कि सियासी पार्टी जमहूरी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से then what we are doing is कि हम लोग वो पुराने वक्तों की रॉयल्टी और एलीट कलोनियल सेंसिबिलिटी को हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो डू आई वांट कि एक जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो और हम लोग ट्रूली एक डेमोक्रेटिक सेंसिबिलिटी की तरफ जाएं, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के अपने अंदर भी, पार्टीज के अपने अंदर भी? एब्सोल्युटली यस। क्या मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान की सोशियो पॉलिटिकल कॉन्शियंस उस जगह पे पहुंच चुकी है अभी तक? आई डोंट थिंक सो। एंड ये एक रियलिज्म और आइडियलिज्म के बीच में ख्याल से एक बैलेंसिंग एक्ट है। फेयर इनफ। अच्छा, कमिंग बैक टू योर आइडेंटिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू रनिंग जिया के ऊपर, ज़ाहिर है वो आप ख्वाजा सराओं की फलाह बहबूद के लिए चला रही हैं। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आप जो भी हमारे सुनने वाले हैं उनको ये क्या बताएंगे कि जो पेरेंट्स हैं जिनके यहाँ कोई ख्वाजा सरा बच्चा पैदा होता है, उनको क्या करना चाहिए? व्हाट इज़ इट दैट दे शुड डू द मोमेंट दे हियर दैट दे हैव अ ख्वाजा सरा चाइल्ड? सबसे पहले एनरोल इन अ थेरेपी विद अ गुड थेरेपिस्ट, आइडियली स्पीकिंग। गो ऑन टू counseling.com.pk और counseling.pk एक वेबसाइट है, इस पर आप लोग ज़रूर जाइए। यू कैन ऑलवेज फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट बिकॉज विमेन के लिए स्पेसिफिकली, औरतों की, ख़वातीन की पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी तौलीदी मजदूरी के गिर्द घूमती है। तो औरत, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी जो कि एक खातून भी थी और एक कट्टर फेमिनिस्ट थी, उनकी 2 बेटियों के बाद एक बेटा पैदा हुआ। तो तीसरे दिन उनको मैंने फ़ोन किया पूछने के लिए कि कैसी हो जान, एंड शी वाज़ लाइक महरब किसी को बताना मत। अब वो खुद बताती हैं, ये कहती है महरब किसी को बताना मत, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे गोल्ड मेडल मिल गया क्योंकि मेरा बेटा पैदा हुआ है। एंड आई हेट माई सेल्फ फॉर फीलिंग दैट, एंड आई से यू शुडंट हेट योरसेल्फ फॉर फीलिंग दैट बिकॉज यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ आवर सोसाइटी एंड इट्स ओके, इट्स ओके टू फील दैट वे, लेट्स वर्क ऑन इट। तो एक फर्स्ट ऑफ ऑल थेरेपी में ज़रूर एनरोल करें बिकॉज आपको लेकर कि हाई मैंने क्या पैदा कर दिया, आपको शेम होगी, आपको गिल्ट होगी, और वो शेम और गिल्ट कहीं ना कहीं पे ज़रूर निकलेगी। हो सकता है कि आप उस शेम और गिल्ट को उस बच्चे के ऊपर डालें, हो सकता है आप उस शेम और गिल्ट को उस बच्चे पे ऐसे डालें कि तुमने छुपाना है खुद को, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना। आपके अंदर एक जज्बा ज़रूर पैदा होगा। सबसे पहले नंबर 1 उसको एड्रेस करें। नंबर 2, बच्चे को एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है आपको पता चले कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। नंबर 3, बच्चे को एजुकेट करें, खुद भी एजुकेट हो और बच्चे को भी एजुकेट करें। कल को बलूगत के टाइम पे बच्चा औरों से, मोहल्ले के गंदे साके भाई से ना पूछता फिरा हो कि मेरे साथ क्यों कुछ नहीं हो रहा। बाकी सारे लड़के क्लास के अंदर अगर आपने उसको बॉय के तौर पे रेस कर रहे हैं तो बाकी लड़के सारे बातें कर रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, उसके साथ वो हो ही नहीं रही हैं। अगर आप इसको लड़की के तौर पे रेस कर रहे हैं, इसके पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं, ये होता है ना, दिस इज द 2 टेलटेल साइंस। तो बच्ची को बताएं, बच्चे को बताएं कि क्यों नहीं हो रहे, होते कैसे हैं, बच्चे की एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन करें, ठीक हो गया। और बच्चे को ये इख्तियार दें
कि 18 साल की उम्र के बाद वो अपना फ़ैसला खुद ले सके कि उसने अपनी जिनसी कोई सर्जरी करानी है कि नहीं, तसहीह करानी है किसी किस्म की नहीं। और अपने दिमाग में भी ये वाली बात बिठाए रखें कि ऑल्दो आपने अपने बच्चे को बेटे के तौर पे या बेटी के तौर पे बड़ा किया है, कल को बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली चीज़ें तब्दील हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो जब ये पॉसिबिलिटी एक्चुअली में होगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या ख़ानदान के बड़ों को बुलाएंगे, जिरगा बिठाएंगे? क्या आप एक पंचायत बुलाएंगे? क्या आप उनको बताएंगे कि हमारा बेटा दरअसल बेटी है, हमें इस बात का अंदाज़ा था कि ये हो सकता है, मगर हमने आप लोगों को नहीं बताया बिकॉज हम बच्चे की बेपर्दगी नहीं करना चाहते थे। मगर अब डॉक्टरों के सलाह मशवरे के साथ और अपने मुफ्तियान से पूछने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हमारी औलाद अब आगे उसको एक औरत की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी या मर्द की तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी। अब इनका नाम ये है। तो बराए मेहरबानी आप इनके साथ एक अच्छे और मुखलिस तरीके से आप पेश आएँ और इनका पर्दा रखें, किसी का पर्दाफाश ना करें। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सकाफत के अंदर ये बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से हमें आगे चलना चाहिए और ये आप सिर्फ तभी चल सकते हैं आगे अगर आप एज वालिदैन अपने बच्चे को सबसे पहले एक्सेप्ट करें कि मेरे घर में एक इंटरसेक्स चाइल्ड पैदा हुआ है और ये अल्लाह मियाँ का तोहफा है। तोहफा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ख्वाजा सराओं की जो शरीयत है उसके मुताबिक क्या वो शादी कर सकते हैं? अगर के उनके जिनसी आज़ा मुख्तस हैं उस जिन्स के साथ जिस जिन्स में रह के वो निकाह करना चाहते हैं। तो अगर मैं निकाह करना चाहती हूँ तो मेरा निकाह मर्द के साथ होगा, ठीक है, लेकिन मर्द के साथ निकाह करने के लिए मुझे कुछ जिनसी शराइत पे पूरा उतरना होगा। ईरान के अंदर जो शरिया बेस्ड हमारे पास लॉ है वो ये स्टेट करता है कि आपको बिल्कुल इजाज़त है, बट यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस जिसको हम लोग उर्दू के अंदर जिनसी तस्हीह कहते हैं। ठीक है, कि आपकी तस्हीह की जाए कि आपके जिनसी आज़ा, आपके जेनेटेलिया उस जिन्स के साथ मुताबिकत रखते हों कि आपका एक जिनसी ताल्लुक अपने पार्टनर के साथ आपका जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिश हो सके। सो दैट इज़ व्हाट तो द इस्लामिक ये लॉ ख्वाजा स्टेट्स। सरा को इस पूरी प्रोसेस से गुजर के ही शादी करनी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कंपेनियनशिप भी तो होती है ना। मैं हमेशा ये सोचती हूँ पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा कि, मतलब मेरी नज़र से नहीं गुजरा कि किसी ख्वाजा सरा ने शादी की हो। Yeah. तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि उनको भी तो कंपेनियनशिप चाहिए ना। बिल्कुल। एक किसी के साथ बैठ के बात करने का एक होता है ना, जिस तरह मियाँ बीवी की एक कंपेनियनशिप होती है, तो वो हमें ज़रूरी तो नहीं है उसका वो कंपेनियनशिप का दायरा जिनसी ताल्लुक़ तक तो नहीं होता। वो तो एक मेंटल कंपेनियनशिप से भी होता है, इमोशनल कंपेनियनशिप से भी होता है। तो उसके लिए फिर ख्वाजा सरा कम्युनिटी में क्या चीज़ तरीका राइज है? देखिए, सबसे पहले तो हमें बिल्कुल भी वाली बात रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए कि कंपेनियनशिप जिस तरीके से आपने बयान किया वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। वो बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। मेरे ख्याल से मोहब्बत पाकिस्तान में बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर तो हीर रांझा और सोनी माहीवाल के ज़माने से चली आ रही है और उस मोहब्बत और उस खुलूस के खिलाफ निकलने वाले अफराद भी हमेशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत यही होती है। हाँ, हमारे मेरे ख्याल से बहुत मोहब्बत होती है। हम बहुत मोहब्बती लोग हैं हम लोग। सही। सो मोहब्बत तो हमारे यहाँ होती है और लोगों की एक रोमानवी ताल्लुक भी एक दूसरे के साथ होता है। एक मोहब्बत का रिश्ता भी हमारे यहाँ होता है। ट्रांस गर्ल्स हैव बॉयफ्रेंड्स एंड मैन हैव ट्रांस गर्लफ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है। तो वो वाली कंपेनियनशिप बिल्कुल हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती है। मैं सिर्फ ये वाली बात करना चाहती हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामी मुल्क है तो हमारे यहाँ कंपेनियनशिप लीगली और सोशली तब हमारे पास जाके एक्सेप्ट होती है जबकि वो एक मैरिटल फोल्ड के अंदर हो। और उस मैरिटल फोल्ड के अंदर मौजूद होने के लिए आपके ऊपर कुछ इस्लाम की शराइत हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। मैं आप उसको जिस तरीके से भी देखना चाहिए, ठीक है। जब फॉर लिबरल पीपल इट इज़ अनफॉर्चुनेट, फॉर कंजर्वेटिव पीपल इट इज़ फॉर्चुनेट, फॉर कंजर्वेटिव पीपल इट्स ऑल्सो अनफॉर्चुनेट, क्योंकि वो तो कहते हैं कि ये भी नहीं होनी चाहिए, ख्वाजा सराओं को ज़बरदस्ती मत बना के रखो। तो मैं तो वहाँ से बिल्कुल भी नहीं आती। मैं ये समझती हूँ कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम and you live in an Islamic country, so that is what the शरीयत kind of states, although वो शरीयत अभी तक लॉ के अंदर हमारे यहाँ कन्वर्ट नहीं हुई है। मे बी हम इस पर फ्यूचर के अंदर कभी काम करें और हम वहाँ तक पहुँचें। लेकिन आप ही की बात के ऊपर एक और नुक्ता भी पेश करने के लिए, क्योंकि ख्वाजा सरा अफराद के साथ मोहब्बत और खलूस का जो रिश्ता है वो कायम करने से ज़्यादा ख्वाजा सरा अफराद के साथ एक फाइनेंशियल एक्सचेंज के एवज सेक्स हासिल करने का जो ताल्लुक है वो ज़्यादा हमारे यहाँ पाया जाता है। तो अभी भी जो ख्वाजा सरा अफराद के रिलेशनशिप्स होते हैं मर्दों के साथ वो बड़े एक्सट्रैक्टिव होते हैं। वो ऐसा होता है कि मर्द उनसे कुछ हासिल कर रहा है और वो यूजुअली कुछ जिनसी फेवर होता है और वो ये समझती है कि जी मैं इससे कुछ हासिल कर रही हूँ। वो कभी प्रोटेक्शन होती है और कभी फाइनेंसेस होती हैं, या वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है या वो फिजिकल प्रोटेक्शन है। तो एक बड़ा एक्सट्रैक्टिव किस्म का रिलेशनशिप है। अनफॉर्चुनेटली तमाम में नहीं मगर मेजॉरिटी बिल्कुल ऐसा है। सो मैंने वाली बात ज़रूर बोली है कि ख्वाजा सरा हमारे पास जो गर्ल्स हैं, ट्रांस गर्ल्स के हमारे पास बॉयफ्रेंड्स हैं और मर्दों की ट्रांस गर्लफ्रेंड्स हैं, लेकिन मैं ये वाली बात हरगिज़ नहीं बोलूँगी कि जी ऑल इज़ वेल, कि ये वाली बात भी नहीं ये है। तो सफ़र है।
और जाहिर है ये तो एक पूरी स्ट्रगल है। हाँ, यहाँ तो पाकिस्तान में तो हर कम्युनिटी अपने अपने लेवल पे कर रही है, और वो कम्युनिटीज़ जिनका जेंडर तस्लीम किया जाता है और जिनका नहीं किया जाता उनकी तो स्ट्रगल जाहिर है और कई गुना ज़्यादा है। बिल्कुल। डॉक्टर मेहरब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। एक बोर्ड गेम है मोनोपोली। मोनोपोली में एक कार्ड होता है गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड। वो ये कि जब आपकी गोट फंस जाती है तो वो कार्ड इस्तेमाल करके बगैर जुर्माना दिए, बगैर कुछ पूछे आप निकल सकते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में कुछ लोगों को गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड दिया है, देते हैं, कि लड़का और लड़की तो कोई भी पाल लेता है। असल इम्तिहान ये कि अगर किसी के यहाँ ख्वाजा सरा बच्चा पैदा हो, उसको उतनी ही मोहब्बत, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ पाला जाए तो कहते हैं ना आखिरत बन जाएगी। कि मैं ये समझती हूँ कि अगर रोज़े क़यामत अल्लाह ताला ने ये पूछा कि भाई लड़का नेमत था, लड़की रहमत थी, तो एक तुम्हें गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड भी तो जिन लोगों को दिया था उन्होंने उसका क्या किया। इजाज़त दीजिए।